नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका जीएस एक्सपर्ट हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारे इंडियन पॉलिटी की जो वीडियोस हैं वो लगातार अपलोड होती जा रही हैं और जो आपका सहयोग और प्यार बना है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैंने अभी जो पिछली वीडियो पे डिस्कस किया था वो हमारा पिछला वीडियो जिस टॉपिक को लेकर था वह संघ की न्यायपालिका को लेकर था और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो संघ की न्यायपालिका है उसका डिवीजन दो भागों में किया गया है, एक संघ की न्यायपालिका और एक राज्य की न्यायपालिका। संघ की न्यायपालिका का पूरा डिस्क्रिप्शन हमने अपनी पिछली वीडियोज में पढ़ लिया है दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वह राज्य के न्यायपालिका यानी स्टेट जुडिशियरी सिस्टम को लेकर स्टार्ट होगा दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि जिस अनुच्छेद का विवरण हम संघ की न्यायपालिका में पढ़ चुके हैं उसी से मिलता जुलता विवरण ही मिलेगा आपको राज्य की न्यायपालिका में। प्रावधान बस अलग होंगे, न्यायाधीशों की संकल्पना अलग होगा, गठन अलग होगा, स्थापना अलग होगी उच्च न्यायालय की। बाकी सभी चीजें इक्विवेलेंट मिलती जुलती हैं क्योंकि न्यायाधीश का जो मामला है वो इक्विवेलेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि न्याय करना उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का भी दायित्व है, बस उसकी शक्तियां अलग हैं। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी न्याय ही देते हैं और उनकी शक्तियां सीमित हैं। तो उन्हीं सब बातों का डिस्कशन हम आज के टॉपिक में करेंगे दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने राज्य की न्यायपालिका यानी स्टेट जुडिशरी सिस्टम को दोस्तों। तो बता दें, स्टेट न्यायपालिका यानी राज्य की न्यायपालिका की यदि बात करें दोस्तों तो इसका जो विवरण मिलता है हमें वो आर्टिकल 214 से लेके आर्टिकल 237 यानी कि अनुच्छेद 214 से लेके 237 तक का प्रावधान राज्य की न्यायपालिका के लिए किया गया है। अब दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जो न्यायपालिका है, ठीक है, या फिर जो संघ संविधान है, संघीय संविधान है, उसके यदि मूल तत्व की बात की जाए कि संघीय संविधान का मूल तत्व क्या है, तो मैंने बताया था संघीय संविधान का मूल तत्व, सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, संघ और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। यदि संघ और राज्य के शक्तियों के बंटवारे को लेकर कोई मतभेद उत्पन्न होता है, कोई त्रुटि उत्पन्न होता है तो उस त्रुटि या मतभेद को दूर करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण संस्था है वह कौन है, न्यायपालिका है। और उन दोनों के मध्य के मतभेद को कौन दूर करता है, हमारा न्यायपालिका। अब संघ की न्यायपालिका का पूरा विवरण तो हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 214 से लेकर 237 तक के प्रावधानों को। ठीक है दोस्तों, तो वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब कराइए, जोड़िए हमारे साथ ताकि ऐसे सभी वीडियोस आप तक अवेलेबल हो सकें। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 214 यानी अनुच्छेद 214 से। जिस प्रकार से अनुच्छेद 124 में उच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान था दोस्तों, उसी प्रकार अनुच्छेद 214 के अंतर्गत राज्यों में एक उच्च न्यायालय होगा, इस बात का प्रावधान किया गया है। वह उच्च न्यायालय किस शर्तों के आधार पर होगा, उसका बेस क्या होगा, उसी का विवरण आपको अनुच्छेद 214 के अंतर्गत मिलता है। तो इसके लिए आप नोट कर लीजिए, राज्यों में उच्च न्यायालयों का प्रावधान यानी कि प्रत्येक राज्य में अपना एक उच्च न्यायालय होगा, उसी बात का प्रावधान अनुच्छेद 214 के अंतर्गत किया गया है। राज्यों में उच्च न्यायालयों का प्रावधान कहां से प्राप्त होता है दोस्तों, अनुच्छेद 214 से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा कि राज्यों में यदि पूछे कि उच्च न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद से प्राप्त किया जाता है तो उसका पूरा विवरण अनुच्छेद 214 से प्राप्त होता है। आइए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, आर्टिकल 215 यानी अनुच्छेद 214। तो दोस्तों, जिस प्रकार से मैंने आपको संघ की न्यायपालिका पढ़ाते हुए अभिलेख न्यायालय का जिक्र किया था, यानी कि अभिलेख न्यायालय क्या होता है, अभिलेख न्यायालय वह न्यायालय होता है जो उच्चतम या उच्च न्यायालय के अभिलेखों को संरक्षित करे अपने पास। और यदि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी आदेश को पारित करते हैं या किसी व्यक्ति को आदेश देते हैं और वह व्यक्ति उस आदेश की अवमानना करे, उसे मानने से इनकार कर दे, तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय उसे स्वतः दंडित करने का प्रावधान करता है। इसी को बोलते हैं अभिलेख न्यायालय। तो उसी प्रकार से अनुच्छेद 215 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों के अभिलेख न्यायालय का प्रावधान करता है, यानी कि उच्च न्यायालयों का अपना अभिलेख न्यायालय होगा। यदि उच्च न्यायालय के आदेशों को या उसके निर्देशों को कोई भी व्यक्ति या कोई संस्था पालन करने से मना कर दे या उसकी अवहेलना कर दे तो उच्च न्यायालय उस व्यक्ति को स्वतः दंडित करने का प्रावधान करता है। इसी का विवरण हमें अनुच्छेद 215 के अंतर्गत प्राप्त होता है दोस्तों। तो लिख लीजिए, अनुच्छेद 215 में किसका विवरण है, उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान। उच्च न्यायालयों का
अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है कि अभिलेख न्यायालय किसे कहा जाता है। तो अभिलेख न्यायालय किसे कहा जाता है ये आप जान लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने बता दिया है, उसको नोट कर लीजिएगा। उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, आर्टिकल 216 यानी कि अनुच्छेद 216 की तरफ। जितने भी प्रावधान स्टेट जुडिशियरी और सेंट्रल जुडिशरी में है दोस्तों, सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए कोई भी पार्ट बचने ना पाए, सबको पढ़ते हुए चलिएगा। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 216 में किस बात का विवरण है दोस्तों। तो अनुच्छेद 216 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों के गठन का प्रावधान किया गया है कि उच्च न्यायालय का गठन किस आधार पे किया जाएगा, उच्च न्यायालय कितने स्तर के होंगे, इन सभी बातों का जो विवरण मिलता है वो हमें अनुच्छेद 216 के अंतर्गत मिलता है। तो अनुच्छेद 216 में क्या मिलेगा दोस्तों, उच्च न्यायालयों के गठन का प्रावधान, किस प्रकार से उच्च न्यायालयों को गठित किया जाएगा, उनकी शक्तियां क्या होंगी, इन सभी बातों का पूर्ण विवरण हमें अनुच्छेद 216 के अंतर्गत मिलता है। आइए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, आर्टिकल 217 यानी अनुच्छेद 214। तो बात करें यदि अनुच्छेद 217 की, सॉरी 214 बोल रहे थे, 217, यदि अनुच्छेद 217 की बात की जाए दोस्तों, तो जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, उसी प्रकार अनुच्छेद 217 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तों का विवरण किया गया है। किसका विवरण है दोस्तों, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति व पद के शर्तों की प्रावधान। जैसे सभी पद के कोई ना कोई शर्त होते हैं, एग्रीमेंट होता है, उन्हीं शर्तों का प्रावधान किया है। पद के शर्तों का प्रावधान, ठीक है। न्यायाधीश पद का की शर्तें क्या क्या होंगी, कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किन परिस्थितियों में बन सकता है, उसी शर्तों का प्रावधान यहाँ पे किया गया है अनुच्छेद 217 के अंतर्गत दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, आर्टिकल 218 यानी कि अनुच्छेद 218। ये सभी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अगर आर्टिकल 218 की बात की जाए तो इसमें उच्चतम न्यायालयों से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों पर लागू होना है, यानी कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उच्च न्यायालयों के द्वारा पालन हर हाल में किया जाएगा। ऐसे ही कुछ उपबंधों का प्रावधान अनुच्छेद 218 के अंतर्गत किया गया है दोस्तों। तो लिख लीजिए, उच्चतम न्यायालयों से संबंधित, उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों पर लागू होना, उपबंधों का उच्च न्यायालयों पर लागू होना, इसी का प्रावधान किसके अंतर्गत किया गया, अनुच्छेद 218 न्यायालयों पर लागू होना। नोट कर लीजिए दोस्तों, अनुच्छेद 218 में क्या बताया गया है, उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों पर लागू होना। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, आर्टिकल 219। एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि सभी एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और न्यायपालिका का तो हर अनुच्छेद अपने में सामर्थ्य रखता है, पावर रखता है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पुटअप करने की, क्योंकि सभी के सभी आर्टिकल अपने में महत्वपूर्ण है दोस्तों। और न्यायपालिका हमारे देश की सबसे मजबूत संस्था है और भ्रष्टाचार रहित संस्था है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार निहित नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगले अनुच्छेद की तरफ, अनुच्छेद 219। तो जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, उसी प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाएगा दोस्तों, इस बात का प्रावधान अनुच्छेद 219 के अंतर्गत किया गया है। बस इसी बात को नोट कर लीजिए। आर्टिकल 219
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। ठीक है दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ ग्रहण का प्रावधान या प्रतिज्ञान। नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल 220। आर्टिकल 220, तो 220 में किसका प्रावधान किया गया है दोस्तों? अस्थायी न्यायाधीश रहने के बाद, यानी कि कोई भी व्यक्ति यदि अस्थायी न्यायाधीश रह चुका है और उसके बाद वह सेवानिवृत्त हो जाता है तो वह किसी भी विधि व्यवसाय से संबंधित नहीं होगा। इसी बात के निर्बंधन का प्रावधान अनुच्छेद 220 के अंतर्गत किया गया है। तो लिख लीजिए, स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात, स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय के निर्बंधन का प्रावधान, विधि व्यवसाय के निर्बंधन का प्रावधान, यानी कि कोई व्यक्ति यदि अस्थायी रूप से न्यायाधीश रह चुका है और उसके बाद वह किसी भी विधि व्यवसाय को ग्रहण करना चाहता है तो इस बात का निर्बंधन कहां पे किया गया है? अनुच्छेद 220 के अंतर्गत। आइए देखते हैं अगले आर्टिकल में किस बात का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 221 के अंतर्गत। तो यदि 221 की बात की जाए दोस्तों, तो अनुच्छेद 221 में जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन आदि का प्रावधान किया गया है, यानी कि उनके द्वारा ग्रहण किए जाने वाले वेतन का प्रावधान किया गया है। अगली जो वीडियो में डालूंगा दोस्तों वह संघ के न्यायपालिका और राज्य के न्यायपालिका का मिश्रण होगा। उसमें आपको न्यायाधीशों को प्राप्त होने वाले वेतन का प्रावधान मिलेगा, न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान मिलेगा कि किस आधार पर नियुक्त किया जाता है या शर्तें क्या होती हैं। इन सब का पूरा डिस्क्रिप्शन मैं अपनी अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा। तो अनुच्छेद 221 में लिख लीजिए, न्यायाधीशों के वेतन आदि का प्रावधान, न्यायाधीशों के वेतन आदि का प्रावधान। आइए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल 222। तो अनुच्छेद 222 में किसका प्रावधान किया गया है दोस्तों? तो अनुच्छेद 222 में यह बताया गया है कि किसी एक उच्च न्यायालय में कार्य करने वाले न्यायाधीश का अंतरण किसी अन्य उच्च न्यायालय में किया जा सकता है और किस आधार पे किया जाएगा, कितने समय के अंतराल पे किया जाएगा, इसी बात का प्रावधान अनुच्छेद 222 के अंतर्गत किया गया है। यानी कि न्यायाधीशों के ट्रांसफर से संबंधित बातों का जो विवरण मिलता है वो हमें अनुच्छेद 222 के अंतर्गत मिलता है। तो लिख लीजिए, न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से, न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से, एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, यानी कि उनका ट्रांसफर किस आधार पे किया जाएगा, इसी का विवरण हमें कहां से मिलता है? अनुच्छेद 222 में दोस्तों। नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल 223, अनुच्छेद 223 की तरफ। तो बता दें दोस्तों, अनुच्छेद 223 में किस बात का वर्णन है? जिस प्रकार मैंने आपको 125 से 126 में यह बताया था कि मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, उसी प्रकार अनुच्छेद 223 में इस बात का प्रावधान किया गया है, जो कार्यकारी उच्च न्यायालय में जो कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति होगा उसकी नियुक्ति का प्रावधान क्या है, उसी का वर्णन आपको अनुच्छेद 223 के अंतर्गत मिलेगा। तो लिख लीजिए, मुख्य न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के नियुक्ति का प्रावधान, न्यायमूर्ति के नियुक्ति का प्रावधान कहां से प्राप्त होता है दोस्तों? अनुच्छेद 223 से। इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के नियुक्ति का प्रावधान कहां से मिलता है? अनुच्छेद 223 से।
फिर बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले आर्टिकल की तरफ। जितने भी नियुक्तियां हैं दोस्तों, चाहे वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का हो या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का हो, दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसलिए कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, सब याद करते हुए चलिए। अगला देखते हैं अनुच्छेद 224। तो अनुच्छेद 224 में जो अपर न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनके नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अपर जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे की जाएगी, अपर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे की जाएगी, इन सभी बातों का विवरण कहां से मिलता है हमें, आर्टिकल 224 से। तो नोट कर लीजिए दोस्तों, अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति कहां पे, उच्च न्यायालय में। ठीक है दोस्तों, न्यायाधीशों की नियुक्ति, बस जुड़े रहिए साथ में। ऐसे कई वीडियोस आपको मिलेंगे दोस्तों जो आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, और वो सभी चीजें आपको मेरे इस वीडियो के अंतर्गत मिलेगी, क्योंकि मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है, वो है आपका सिलेक्शन। सही चीजों को पढ़िए, पूरे विस्तृत ढंग से पढ़िए, ताकि ग्रुप ए से लेके ग्रुप डी के एग्जामिनेशन तक कुछ भी सोचने के लिए ना रह जाए, कोई भी एग्जामिनेशन ऐसा ना हो जिसको आप क्रैक ना कर सकें। तो जुड़े रहिए, लगे रहिए और लोगों को जोड़ते रहिए। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले अनुच्छेद की तरफ, अनुच्छेद 225 की तरफ। ठीक है, नोट कर लीजिए दोस्तों, और फिर बढ़ेंगे हम अपने अगले आर्टिकल की तरफ। आइए हेडिंग डालिए, आर्टिकल 225 यानी कि 225। तो अगर बता दें दोस्तों कि अनुच्छेद 225 में जिन बातों का प्रावधान किया गया है, उसमें बताया गया है कि विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता क्या होगी। जैसे हमने उच्चतम न्यायालय के अधिकारिक क्षेत्रों का विवरण पढ़ा था, विशेष इजाजत से अपील, अपीलीय क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, उसी प्रकार जो विद्यमान उच्च न्यायालय है वर्तमान में, उनकी अधिकारिता का प्रावधान किसमें मिलेगा हमें, अनुच्छेद 225 से मिलेगा। तो यहाँ पे अनुच्छेद 225 में लिख लीजिए, विद्यमान उच्च न्यायालयों के अधिकारिता का प्रावधान, कहां से प्राप्त होता है, अनुच्छेद 225 से दोस्तों। नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले आर्टिकल की तरफ। चीजें आसान होती जाएंगी, बस आप जुड़े रहिए निरंतर। जिस तरह से आपने अपना प्यार और सहयोग बनाया है, उसी तरह से लोगों को जोड़ते रहिए दोस्तों, तभी चीजें क्लियर हो पाएंगी और अच्छे से समझ में भी आएगा। अब मैंने आपको कल बताया था कि यदि राज्य सरकार के द्वारा किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन किया जाए, तो वह अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके उच्चतम न्यायालय में और अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है राज्य के विरुद्ध, कि राज्य सरकार ने उसके मूल अधिकारों का हनन किया है, और उसके इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय 5 रिटें जारी करेगा। उसी प्रकार से जिन रिटों की बात हमने कल अपने वीडियो में की थी संघ की न्यायपालिका में, उसी प्रकार से अनुच्छेद 226 के अंतर्गत यदि राज्य सरकार के द्वारा किसी व्यक्ति का मूल अधिकार हनन किया जा रहा है, तो वह उन मूल अधिकारों के संदर्भ में अपनी शिकायत अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रयोग करके उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, जहां से उसको पूर्ण न्याय मिलेगा दोस्तों। तो यहां पे लिख लीजिएगा 226 में, उच्च न्यायालय के द्वारा याचिका या रिट जारी करने का अधिकार, उच्च न्यायालयों के द्वारा याचिका, ब्रैकेट में रिट लिख लीजिएगा, इसी को रिट कहते हैं, और इसकी स्पेलिंग WRIT होती है दोस्तों, याद रखिएगा। रिट जारी करने का प्रावधान या रिट जारी करने की शक्ति, ठीक है दोस्तों, जारी करने की शक्ति, इसका प्रावधान कहां पे है, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। और यह किस केस में किया जाता है, यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन राज्य सरकार करती है, उस केस में यह किया जाता है दोस्तों। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, आर्टिकल 227 यानी कि अनुच्छेद 227। तो दोस्तों अनुच्छेद 227 के अंतर्गत यह बताया गया है कि जो भी हमारा उच्च न्यायालय होगा, वह जिले में जितने भी जिले हैं, उन जिलों के अंतर्गत विद्यमान जितने भी जिला न्यायालय हैं, उनका अधीक्षण करेगा, उनका अधीक्षक होगा। तो इसी का प्रावधान अनुच्छेद 227 के अंतर्गत किया गया है कि सभी न्यायालयों के अधीक्षण
को उच्च न्यायालय की शक्ति, सभी न्यायालयों के अधीक्षण की, सभी न्यायालयों, चाहे वह जिला व सत्र न्यायालय हो, सभी के, ठीक है दोस्तों, सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति किसको प्राप्त है? उच्च न्यायालय को प्राप्त है, उच्च न्यायालय को प्राप्त है। इसी का प्रावधान अनुच्छेद 227 के अंतर्गत किया गया है दोस्तों। इस चीज को नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले आर्टिकल की तरफ, आर्टिकल 228। कुछ भी छूटना नहीं चाहिए दोस्तों, एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं किस बात का किया गया है दोस्तों 228 में विवरण। तो कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में अंतरण का प्रावधान किया गया है। जैसे कि जिला न्यायालय में कुछ मामले कई सालों से लंबित चल रहे हैं, 18 साल 20 साल, तो उच्च न्यायालय क्या देखता है कि जिला न्यायालय उस मामले को निपटाने में सक्षम नहीं है, इसलिए वह उन मामलों को अपने यहाँ अंतरण कर लेता है, अपने पास बुला लेता है और उसका सही न्याय करता है। उसी बात का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 228 में। कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में अंतरण, कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में अंतरण, बस इसी का प्रावधान है दोस्तों, उच्च न्यायालय में अंतरण। चीजें ऐसे ही आसान होती जाएंगी दोस्तों। कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में अंतरण। अब बढ़ेंगे हम अपने अगले आर्टिकल की तरफ, आर्टिकल 229 229 की तरफ दोस्तों। कुछ भी कठिन नहीं है, बस प्रयास होना चाहिए, प्रयास रुकना नहीं चाहिए दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। तो अगले आर्टिकल में बताया गया है कि उच्च न्यायालय के जो अधिकारी होंगे, जो सेवक होंगे, उनका व्यय क्या होगा दोस्तों। आखिर उन पे भी तो कुछ खर्चा आता है। उन खर्चों का जो प्रावधान किया गया है वही अनुच्छेद 229 के अंतर्गत किया गया है। तो इसके लिए लिख लीजिए, उच्च न्यायालयों के अधिकारी, उच्च न्यायालयों के अधिकारी, सेवक, उच्च न्यायालयों के अधिकारी, सेवक और व्यय का प्रावधान। ठीक है दोस्तों, इसी बात का प्रावधान कहां पे किया गया? अनुच्छेद 229 के अंतर्गत। आइए अब बढ़ते हैं अनुच्छेद 230 के तरफ, आर्टिकल 230। ये सभी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि एग्जामिनेशंस में इनसे पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या काफी अधिक है। और अनुच्छेद 226 में जो 5 रिटें जारी की जाती हैं उच्च न्यायालयों के द्वारा, इनसे कई बार एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों। तो आर्टिकल 226 को मार्क कर लीजिए एज इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे बनने वाले जो 5 रिट हैं दोस्तों, उनसे कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और सबसे अधिक बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस से पूछा जा चुका है। और हैबियस कॉर्पस के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में चर्चा किया है दोस्तों। जो 5 रिटें जारी की जाती हैं संघ की न्यायपालिका में, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है। तो आप अगर नए हैं तो उस वीडियो पे जाके संघ की न्यायपालिका का वीडियो ओपन करके वहां से 5 रिटों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए बढ़ते हैं आर्टिकल 230 यानी कि अनुच्छेद 230 की तरफ। तो अनुच्छेद 230 में किसका प्रावधान किया गया है दोस्तों? उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का वर्णन किया गया है संघ राज्य क्षेत्रों पे। जो संघ राज्य क्षेत्र हैं उनके उच्च न्यायालयों के द्वारा उन क्षेत्रों पर क्या अधिकार हैं, उन्हीं अधिकारियों का वर्णन किसमें किया गया है? अनुच्छेद 230 के अंतर्गत। तो इसको नोट कर लीजिए, उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का, उच्च न्यायालयों के अधिकारिता का, उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का, उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार, संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार, संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार। आइए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, आर्टिकल 231 अनुच्छेद 231 की तरफ दोस्तों। तो अनुच्छेद 231 में क्या वर्णन किया गया है दोस्तों? तो अनुच्छेद 231 में यह बताया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है।
यानी कि दो या दो से अधिक राज्यों में सिर्फ एक ही उच्च न्यायालय होने का प्रावधान का जो वर्णन किया गया है, उसका वर्णन हमें अनुच्छेद 231 के अंतर्गत प्राप्त होता है। तो लिख लीजिए, दो या दो से अधिक राज्यों का, दो या दो से अधिक राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय होना, एक ही उच्च न्यायालय होना, इस बात का प्रावधान अनुच्छेद 231 के अंतर्गत किया गया है। दोस्तों मैं अगली वीडियो इसके लिए भी बना दूंगा कि कौन कौन से राज्यों में किन किन दो राज्यों की एक ही उच्च न्यायालय है, या किन किन स्थानों पर कितने न्यायालय हैं, इनका पूरा विवरण मैं अपनी अगली वीडियो में आपको अवेलेबल करा दूंगा। दोस्तों बस जुड़े रहिए, कुछ भी छूटेगा नहीं आपका, ठीक है। तो अनुच्छेद 232 का जो प्रावधान है वह अब विद्यमान नहीं है, इसको निरसित कर दिया गया है संविधान से। तो इसके आगे निरसित लिख के ऐसे क्रॉस लगा लीजिए, यानी कि अनुच्छेद 232 को हटा दिया गया है। अब 232 के बाद जो प्रारंभ होता है 233 से लेके 237 तक का प्रावधान, वो अधीनस्थ न्यायालयों के लिए किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय क्या होते हैं? जो उच्च न्यायालय के अधीन न्यायालय हैं, वो सभी न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के नाम से जाने जाते हैं। इनको सबऑर्डिनेट जुडिशियरी सिस्टम भी बोलते हैं। और इनका प्रावधान आर्टिकल 233 टू आर्टिकल 237 तक है, अनुच्छेद 233 से लेके 237 तक। तो आइए देखते हैं आर्टिकल 233 में किसका प्रावधान किया गया है। दोस्तों इनके अधीनस्थ न्यायालय का हर बिंदु को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यदि कोई भी बिंदु मिस हुआ तो एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही हानिकारक होगा। दोस्तों आइए देखते हैं। तो अनुच्छेद 233 के अंतर्गत जिला न्यायाधीशों के नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। किसका? जिला न्यायाधीशों के नियुक्ति का प्रावधान कहां है? अनुच्छेद 233 के अंतर्गत है। दोस्तों नोट कर लीजिए, अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों के नियुक्ति का प्रावधान विद्यमान है और जिला न्यायाधीशों के नियुक्ति के बारे में बताया गया है। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, आर्टिकल 234 में। तो आर्टिकल 234 में प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा जिला न्यायाधीश या उच्च न्यायालय में उपस्थित न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्ति का न्यायाधीश के रूप में भर्ती होने का प्रावधान किया गया है, प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से। तो लिख लीजिए, अनुच्छेद 234 में किसका प्रावधान किया गया है? दोस्तों न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों या न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों या अन्य किसी व्यक्ति का भर्ती का प्रावधान, जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्ति की भर्ती का प्रावधान, भिन्न व्यक्ति के भर्ती का प्रावधान किसमें है? दोस्तों अनुच्छेद 234 में है। नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले आर्टिकल की तरफ। कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए दोस्तों। अनुच्छेद 234 कंप्लीट हो गया। अब अगला देखते हैं आर्टिकल 235, 236 और 237। तो यदि बात की जाए अनुच्छेद 235 की, तो अनुच्छेद 235 में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण का प्रावधान किया गया है। क्या किया गया है? जो भी अधीनस्थ न्यायालय हैं उच्च न्यायालय के, उन सभी पर नियंत्रण का प्रावधान जो हमें प्राप्त होता है वह अनुच्छेद 235 के अंतर्गत किया गया है। यानी कि जितने भी उच्च न्यायालय के अंतर्गत जिला एवं सत्र न्यायालय विद्यमान हैं, उन सब पर नियंत्रण का प्रावधान किसके पास है? उच्च न्यायालय के पास है। और उस प्रावधान के अनुसार किस प्रकार से नियंत्रण किया जाएगा, इसी का विवरण अनुच्छेद 235 के अंतर्गत किया गया है। दोस्तों तो लिख लीजिए, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, अधीनस्थ न्यायालयों पर या न्यायालयों का नियंत्रण किसके पास है? उच्च न्यायालय के पास है। वह अपनी शक्ति के आधार पर अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण करेगा। इसी बात का विवरण आर्टिकल 235 में किया गया है।
अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 236 दोस्तों। तो उच्च न्यायालय या राज्य के न्यायपालिका का जो भी संदर्भ प्रस्तुत किया गया है इस भाग के अंतर्गत, उस सभी उपबंधों का निर्वचन किया गया है अनुच्छेद 236 के अंतर्गत। यानी कि उच्च न्यायालय से संबंधित गठित प्रावधानों का जो भी प्रावधान है उन सभी की निर्वंचना की गई है अनुच्छेद 236 के अंतर्गत। उनको पूर्ण रूप से क्लासिफाई किया गया है कि अभिलेख न्यायालय को, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय क्या होगा, अधीनस्थ न्यायालय क्या होगा, जिला न्यायाधीश क्या होंगे, जिला एवं सत्र न्यायालय क्या होगा, उन्हीं सब बातों का निर्वचन किया गया है 236 के अंतर्गत। और राज्य की न्यायपालिका का अंतिम आर्टिकल है आर्टिकल 237 अनुच्छेद 237। तो इसमें किस बात का प्रावधान किया गया है उसे देख लेते हैं। तो इस भाग में यह बताया गया है कि कुछ वर्ग या मजिस्ट्रेटों पर कौन कौन से उपबंध लागू होंगे। आप सभी जानते हैं जिला मजिस्ट्रेट की भी एक पद होता है। तो कुछ वर्ग या मजिस्ट्रेटों पर कौन कौन से उपबंध लागू होंगे, उन्हीं सब का प्रावधान अनुच्छेद 237 के अंतर्गत किया गया है दोस्तों। तो लिख लीजिए, कुछ वर्ग या मजिस्ट्रेटों द्वारा, कुछ वर्ग या मजिस्ट्रेटों द्वारा इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना, इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना, उपबंधों का लागू होना, इसी का प्रावधान अनुच्छेद 237 के अंतर्गत किया गया है। तो यह हुआ दोस्तों पूरा विवरण अनुच्छेद 214 से लेके अनुच्छेद 237 तक, जिसमें राज्य की न्यायपालिका का पूरा विवरण प्रस्तुत किया गया है। अनुच्छेद 124 से लेके 247 तक, 147 तक आपने संघ की न्यायपालिका का विवरण पढ़ा दोस्तों। इस प्रकार से आपकी न्यायपालिका की जो भी पद्धति है वह पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। एक भी अनुच्छेद मिस मत करिएगा, क्योंकि सभी के सभी एग्जामिनेशन दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों को हमारे साथ जोड़ने का प्रयास करिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।